स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका गद्य खंड हिंदी एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और इस चैप्टर के लेखक जो हैं, इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस और कहानी का कंक्लूजन यानी सारांश और लेखक के बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर अवश्य क्लिक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपढ़ लिखा जाता है। अपढ़ और अनपढ़ सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पुराने जमाने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी। स्टूडेंट, प्राकृत भाषा के लिए जानने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर का वीडियो देखिए। हमने उसमें प्राकृत अप्राकृत परिभाषित किया है कि किसे प्राकृत बोला जाता है और किसे अप्राकृत बोला जाता है। और प्राकृत भाषा जब सभी जगह उपयोग में लाई जाती थी तो स्त्रियों के द्वारा भी उसी भाषा का उपयोग किया जाता था, जिसे शिक्षित लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह आज हिंदी सभी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है तो उस समय प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी सभी जगह बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी और साहित्य हमेशा आम बोलचाल की भाषा में ही लिखा जाता है। इसलिए उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत कदापि नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, हमारी परंपरा वैसे भी काफी पुरानी है, जरूरी नहीं है कि हम सारी बातें अपना ही लें और यह भी आवश्यक नहीं कि हमें सारी बातें अपनानी ही चाहिए। जो अपनाने योग्य बातें हैं हमें वही अपनानी चाहिए। यानी बहुत सारी बातें प्राचीन परंपरा की जो हैं विकास के मार्ग में यदि अवरोधक है, बाधा है, तो उन्हें वहां पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं, तो ऐसी परंपराओं को हमें अपनाना जरूरी है। और जहां तक परंपरा का प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है। प्राचीन परंपराएं कहीं कहीं पर स्त्री और पुरुषों में अंतर करती थी, परंतु अब वर्तमान में स्त्री और पुरुष दोनों ही एक समान हैं। समाज की उन्नति के लिए दोनों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। ऐसे में स्त्रियों का महत्व कम समझना गलत है और इसे रोकना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां किसी से अब कमजोर नहीं है। पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर वे परिवार और समाज और नौकरी और रिश्ते सभी एक साथ वे निभा रही हैं, तो इसलिए वे किसी तरह से कमतर नहीं हैं और समाज की उन्नति के लिए दोनों का सहयोग भी जरूरी है। ऐसे में स्त्रियों का महत्व कम समझना गलत है, इसको रोकना चाहिए और स्त्री और पुरुष की असमानता की सोच की परंपरा को बदलकर एक स्वस्थ समाज के निर्माण का दायित्व तो हम सभी को पूरा करना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले की शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी होता था, परंतु अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय और अन्य संस्थाएं हैं, जहां पर गुरुकुल आवश्यक नहीं है कि वहां पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की जाए। पहले शिक्षा एक वर्ग तक ही सीमित थी, यानी किसी एक विशेष वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब किसी भी जाति और वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता है। पहले की शिक्षा में जहां जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं अब व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। यानी स्त्रियां भी व्यवसाय के क्षेत्र में अपने व्यवहारिक ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकती हैं। गुरु परंपरा भी लगभग समाप्त सी ही हो चली है।